प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक विज्ञान का पहला पाठ आप पढ़ रहे हैं। कल आपने बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र और बहुआवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र पढ़ा था। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर Q आवेश स्थित है तो इससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र E बराबर KQ बटे R स्क्वायर, तथा बहुआवेशों के कारण किसी निकाय में Q1, Q2, Q3 ऐसे आवेश स्थित हैं तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्रीय दूरी, इनकी दूरियां थी R1, R2, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र E वेक्टर बराबर KQ1 Q2 बटे R1 स्क्वायर R1 कैप प्लस Q1 नहीं KQ1 बटे R1 स्क्वायर R1 कैप KQ2 बटे R2 स्क्वायर R2 कैप। इस तरह से किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। आज एक बहुत अच्छा बिंदु, बहुत सरल पढ़ते हैं अपन। आज हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। वैसे इनको आधुनिकी में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के नाम से जाना जाता है। फैराडे ने सबसे पहले इनको विद्युत बल रेखाएं कहा था। परिभाषा तो अपन इस तरह से दे सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण धनावेश रखें, परीक्षण धनावेश Q0, तो वह क्या करता है, उस पर बल लगेगा जिससे वो गति करता है, ऐसे ऐसे यूं गति करेगा, ऐसे गति करेगा। तो इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र में कुछ ऐसी रेखाएं खींची जाएं, ऐसी रेखाओं की कल्पना की जाए। तो पहले हमने क्षेत्र कुछ रेखाएं खींच ली, कुछ रेखाओं की कल्पना कर ली और ऐसी रेखाओं की कल्पना की कि उस रेखा पर अगर किसी परीक्षण धनावेश Q0 को रखें तो वह परीक्षण धनावेश Q0 उसी पथ पर जाए। यानी कहने का अर्थ है कि क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें, जैसा अभी आपने समझा था, परिभाषा को इस तरह दे सकते हैं। किसमें? विद्युत क्षेत्र में। ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखा, अपनी कल्पना के अनुसार खींच रहे हैं, जिसके अनुदेश कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है, उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनी, कैसे लिखेंगे? विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक वक्र या रेखा, वक्र कह देंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके अनुदिश कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है, उसे विद्युत बल रेखा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके अनुदेश कोई स्वतंत्र धनावेश
गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इस तरह से आप परिभाषा याद कर लो, दे सकती हैं। मतलब वास्तव में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा केवल किसके लिए, सीधी रेखा के लिए ही सत्य है, सरल रेखा के लिए। क्योंकि हम जानते हैं अगर वक्रीय रेखा पर जैसे परीक्षण धनावेश गति कर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर उसके वेग की दिशा बदलेगी, तो वेग में परिवर्तन हुआ, त्वरण उत्पन्न हुआ, तो वो उस रेखा पर कैसे जाएगा। कोई बात नहीं, वो थोड़ी सी ऊपर स्टैंडर्ड की बात है, तो आप तो ये परिभाषा याद कर लीजिए, ठीक है। कि विद्युत बल रेखा क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके अनुदेश कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहते हैं। अब इसकी मैं आपको 8-7 विशेषताएं बताऊंगा, वो बिल्कुल इस तरह से उंगलियों पर याद होनी चाहिए, और ये अपने आप आपको लिखना है। लिख सकते हैं कि नहीं, से याद हो गई कि नहीं। अब आप इसकी विशेषता याद कीजिए, उसके बाद मैं आपको लिखा दूंगा। वैसे आप अपने आप लिख सकते हो उनको। तो यहां बिंदु बना लेंगे, विद्युत बल रेखाओं की विशेषताएं यानी गुण। नंबर 1, जैसे ये कोई धनावेश है, हम जानते हैं प्रत्येक आवेश की चारों ओर क्षेत्र होता है, तो यहां बल रेखाएं कैसे आएंगी, उसके लिए हमने यहां परीक्षण धनावेश रखा, तो ये इसे धक्का देगा, ऐसे सीधी चली जाएंगी। दूसरे बिंदु पर रखें तो इस तरह से ऐसे यूं एक त्रिज्य दिशा में एक गोले का निर्माण कर देंगे कि नहीं, यानी सीधी रेखाएं हुई, कहने का अर्थ है। कहां तक जाएगा ये, जहां तक इसका क्षेत्र है। क्षेत्र के बाहर का प्रत्येक बिंदु क्या होता है, अनंत। तो एक विशेषता क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से अनंत तक सीधी रेखाएं होती हैं, पहली विशेषता। दूसरी, इसका उल्टा कर दीजिए, अगर क्षेत्र ऋणावेश का है, यानी यहां ऋणावेश स्थित है, तो इसके चारों ओर का क्षेत्र है, तो उल्टा होगा, यानी यहां क्या स्थित होगा, अनंत, और यहां परीक्षण धनावेश रखेंगे तो ये इसकी ओर आएगा, यानी इनकी दिशाएं ऋणावेश की ओर होती हैं, यही विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा ऋणावेश की ओर तथा धनावेश से दूर की ओर। तो ये 2 विशेषताएं याद हो गई। चाहो तो यहां लिख भी लेंगे, अपन लिख सकते हैं विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से अनंत तक सीधी रेखाएं होती हैं। आप पहले परिभाषा दे देंगे, चाहो तो इसका डायग्राम बना लेना। इसकी ये डेफिनेशन दूसरी विशेषता या दूसरा गुण, विद्युत बल रेखाएं अनंत से, उल्टी चलेंगी, ये अनंत से ऋण आवेश तक सीधी रेखाएं होती हैं। दूसरे रूप में इसी को सीधी रेखाएं होती है ना लिखकर कैसे भी कह सकते हो कि विद्युत बल रेखाओं की दिशा अनंत से धनावेश की ओर होती है, वो धनावेश से अनंत की ओर होती है, और ऋणावेश के क्षेत्र में अनंत से ऋणावेश की ओर होती
तो दोनों विशेषताएं याद हो गई, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात यहां से एक और निकल के आ रही है कि यहां से आपने स्वतंत्र धनावेश को छोड़ा, ऐसे यूं गया सीधा, यहां पर जाके रुक गया अनंत पर। क्या ये पथ वापस लौट करके यहीं पर आया? नहीं आया। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं होती, खुला वक्र होती हैं। आगे जब अपन चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं, क्लोज्ड कर्व होती हैं, और जबकि ये खुला वक्र होती हैं। तो तीसरी विशेषता भी आप लिख सकते हो। पहले इन दोनों को लिख लो, मिटा दूं, लिख लेंगे। तीसरी विशेषता यही लिख दीजिए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? खुला वक्र। विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती है। चौथी विशेषता, यदि जो विद्युत क्षेत्र है वह धन एवं ऋणावेश के कारण संयुक्त क्षेत्र हो, जैसे यहां धनावेश स्थित है, ये ऋणावेश स्थित है, और ये इनका परिणामी क्षेत्र है, तो अगर इसमें अपन देखें तो बल रेखाएं किस प्रकार की प्राप्त होंगी? यानी धनावेश से दूर जाएंगी और ऋणावेश की ओर आएंगी, या केवल दो धन आवेशों का क्षेत्र हो तो कैसे होंगी? जैसे संयुक्त क्षेत्रों की बात चल रही है तो आप चाहो तो लिख देना, पहले समझ लीजिए। या तो ये दो धन आवेशों का क्षेत्र है संयुक्त क्षेत्र, एक से ज्यादा आवेश है, या दो ऋणावेशों का है, या एक धन एक ऋण का है। तो वही तरीका है, स्वतंत्र धनावेश छोड़ा हमने, यहां से दूर जाएगा कि नहीं? इधर ये भी इसे धक्का देगा तो ये यूं यूं जाएंगी, यूं संयुक्त क्षेत्र में ऐसे आएंगी ये क्षेत्र रेखाएं, ऐसे। तो इन दोनों के बीच में यहां एक ऐसा बिंदु भी आएगा जिस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, नल पॉइंट, उदासीन बिंदु होगा। और इसमें क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो ये ऐसे आएंगी, धन से चलेंगे ऋण में प्रवेश कर जाएंगे, ऐसे इधर से धन से चलेंगे ऋण में प्रवेश करेंगे। लेकिन अब भी ये बंद वक्र नहीं है, खुला वक्र ही है। देखो इधर से चल रहा है वक्र, यहां समाप्त हो रहा है, इधर वापस नहीं लौटा, वापस नहीं लौटा। तो ये संयुक्त क्षेत्र में ऐसे लिख सकते हैं। फिर अपन संयुक्त क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। नंबर 5, समान प्रकृति की, ये प्रतिकर्षण हो रहा है, यही तो सिद्ध कर रहा है, आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो समान प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, लंबाई की यूं जानी चाहिए थी, यूं जानी चाहिए थी, वो कहां जा रही है? ये ऊपर की ओर, अपनी लंबाई के लंबवत होती हैं, अर्थात समान प्रकृति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। और विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। इसका अर्थ है कि विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण प्रकृति होती है। तो इनको लिख कैसे सकते हैं? ऐसे लिख दीजिए, नंबर 4, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत
जाने का प्रयत्न करती हैं। नंबर 5, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल कर ऋण आवेश में प्रवेश करती हैं। तो 5 विशेषताएं हो गई, 5 यहीं की याद होनी चाहिए। आगे की जो 5 विशेषताएं हैं वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सारी विशेषताएं बिल्कुल उंगलियों पर याद होनी चाहिए। यहां तक तो कुछ नहीं है, सब बच्चे अपने आप भी लिख सकते हैं, इनको याद होती जाएंगी। तो नंबर 1, धनावेश के कारण क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं? धनावेश से अनंत तक सीधी रेखाएं। ऋणावेश के कारण कैसी हैं? अनंत से ऋणावेश तक सीधी रेखाएं। नंबर 3, विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं, बंद वक्र नहीं होती। नंबर 4, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत जाने का प्रयत्न करती हैं। विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं, यानी ये खुला वक्र होती है। नंबर 6, विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। ढंग से देखो, ध्यान से देखो। विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, कोई हमने विद्युत बल रेखा ले ली, जैसे ये धनावेश, ये ऋणावेश, ये एक क्षेत्र रेखा ले ली हमने, ये थी कि किसी बिंदु पर, कोई बिंदु ले लिया हमने, यहां एक पी बिंदु ले लिया, खींची गई स्पर्श रेखा। तो पी बिंदु पर यहां स्पर्श रेखा खींचे, तो जैसे इस स्पर्श रेखा यानी इसकी वेग की दिशा यही हो जाएगी, यहां से स्पर्श रेखा। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। मान लो कोई दूसरा बिंदु ले लिया हमने, यहां ले लिया ये क्यू बिंदु, तो इस क्यू बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ये यूं जाएगी इधर, यानी विद्युत क्षेत्र की यहां पर दिशा ये है। तो विद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर क्या बताती है? विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, दिशा प्रदर्शित करती है। 7वां बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण, और कई बार, कम से कम मैंने देखा है 3 बार बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया है। 1 नंबर में 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। कोई भी 2 क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। क्यों? यह प्रश्न आया है, तो यह प्रश्न बन गया, इसका उत्तर अब अपन आगे लिखेंगे। यानी प्रश्न पूछा गया था कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं। तो अब इसका उत्तर देखो, समझो ध्यान से।
मान लीजिए काट रही है, जैसे यहां हमने एक डायग्राम बनाया, ये दो क्षेत्र रेखाएं, एक क्षेत्र रेखा ऐसे चली और एक क्षेत्र रेखा ऐसे चली, मान लिया हमने ये काट रही है। तो यहां क्या होगा, दोनों के कटान बिंदु पर देखो स्पर्श रेखा खींचो, तो इस रेखा के अनुदिश खींचेंगे तो ये यूं जा रहा है, यूं, इसकी वेग की दिशा ये है, ई वेक्टर की दिशा, और इस रेखा के अनुसार यहां स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसकी वेग की दिशा ये है, यानी बिंदु एक ही है, विद्युत क्षेत्र कितने हैं, तो यानी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई। जब विद्युत क्षेत्र तो एक ही होता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र में तो एक ही दिशा होती है, ऐसा कैसे हो गया कि दो दिशाएं हो गई, यानी ये संभव नहीं है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। तो क्या उत्तर लिखेंगे, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि कटान बिंदु पर, यहां कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। इसलिए दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। आठवीं विशेषता ले लीजिए, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक एवं जहां दूर दूर होती हैं, वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। यानी जहां क्षेत्र रेखाएं नजदीक नजदीक होंगी, पास पास होंगी, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान अधिक होगा, ज्यादा होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। इसे आप एक इस तरह से थ्योरेटिकल अपना सूत्र और डायग्राम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये कोई बिंदु आवेश था, यहां बिंदु आवेश रखा था Q, तो इस Q आवेश की क्षेत्र रेखा बनाओ, ये धनावेश है, तो आप बनाएंगे, बोलो साहब ये ऐसे होंगी, ऐसी क्षेत्र रेखाएं आएंगी कि नहीं, ये बिंदु आवेश है। अब हमने यहां देखा, यहां इनके बीच की दूरी इस स्थान पर देखी और एक इस स्थान पर देखी, यहां दूर दूर है कि नहीं है, और यहां कैसी है, ये नजदीक नजदीक। बिंदु आवेश से ये दूरी कम है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता KQ/R²। इन दोनों स्थितियों के लिए Q का मान तो उतना ही है, लेकिन इस बिंदु के लिए दूरी कम है, R का मान कम है तो विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा, और R का मान ज्यादा है तो विद्युत क्षेत्र का मान कम। तो जहां क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं, ये पास पास है कि नहीं, यहां पास पास है, वहां क्षेत्र का मान अधिक, और जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। अगली विशेषता देखो, एक समान यानी समरूप
विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर तथा बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। यानी वहां युगल इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र समान ही है, तो जो वहां क्षेत्र रेखाएं खींचेंगे तो कैसी आएंगी, फिर वो समांतर है और बराबर दूरी पर है। जैसे इनका डायग्राम आप इस तरह से बना सकते हैं, इनके बीच की दूरी भी प्रत्येक बिंदु पर समान होगी और इनकी डायरेक्शन भी समान होगी। ये आपका एक समान विद्युत क्षेत्र होगा। तो कहीं पर सरल रेखाएं हों यानी समांतर रेखाएं हों किसी स्थान पर और दिशा भी उनकी समान हो, समान दिशा होगी तभी तो समांतर होंगी, और उनके बीच की दूरी भी बराबर हो, तो हम कह सकते हैं कि उस एरिया में उस स्थान पर वहां विद्युत क्षेत्र का मान एक समान है। तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के फिर क्या क्या उदाहरण हो सकती है। जैसे आगे जाकर के आपसे पूछा जाए या आप साइंस पढ़ रहे हैं तो यही पूछ लिया जाएगा आपको, मान लीजिए एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। वैसे तो आगे जाकर के अपन तीसरे चौथे इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही देखेंगे, समरूप विद्युत क्षेत्र कई टॉपिकों के द्वारा उत्पन्न करेंगे कि साहब इन के कारण एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। परंतु एक प्रैक्टिकली उदाहरण के लिए आप बैटरी की दो प्लेटें ले लीजिए, धन प्लेट, ये धनावेशित प्लेट, ये बैटरी की ऋणावेशित प्लेट है। तो इन दोनों के बीच यहां परीक्षण धनावेश रखो, ये सीधा जाएगा कि नहीं इसके पास। इन दोनों के मध्य जो क्षेत्र रेखाएं होंगी वो समांतर और बराबर दूरी पर स्थित होंगी। इसका मतलब है सेल की दो प्लेटों के मध्य एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये आपकी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं उनकी विशेषताएं थी। नहीं आई समझ में, एक बार फिर देख लीजिए, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, विद्युत बल रेखाओं से क्या अभिप्राय। ओके, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिसके अनुदेश कोई स्वतंत्र धनावेश गति करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। इसकी निम्न विशेषताएं हैं यानी गुण हैं। कौन कौन से। नंबर 1, धनावेश से अनंत तक सीधी रेखाएं होती हैं। नंबर 2, अनंत से ऋणावेश तक सीधी रेखाएं होती हैं। नंबर 3, क्षेत्र रेखाएं यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं खुला वक्र होती हैं। नंबर 4, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य विद्युत बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। नंबर 5, विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश में प्रवेश करती हैं। नंबर 6, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। नंबर 7, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी जो संभव नहीं है। नंबर 8, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का मान अधिक और जहां क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं वहां विद्युत क्षेत्र का मान कम होता है। नंबर 9, एक समान यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर व बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। एक सरल टॉपिक याद हो गया होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं।